जितना डाइवर्स आपका कैरियर है और जो पूरा आपका के बैकग्राउंड है, जिस तरह आप उसको लेके चलें, और अभी मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल आप ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं और ट्रेडिशनल आर्ट को प्रैक्टिस कर रही हैं, आप सेरेमिस्ट हैं और उसके साथ भी काफ़ी कुछ चल रहा है। तो ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? ये पूरी जर्नी, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? आर्ट की जर्नी कहाँ से शुरू हुई बेसिकली। सो आई थिंक अगर मैं वापस जाऊँ तो शुरू से ही आई वॉज इंट्रीग टूवर्ड्स आर्ट, कलर्स, कल्चर, ख़ास तौर पर रंग मुझे बड़े फैसिनेट करते थे। और हम पंजाबी हैं तो पंजाबियों के तो रंग वैसे ही बड़े लाउड होते हैं, ब्राइट हर चीज़ होती है, तो कलर्स बड़े फैसिनेट करते थे। लाहौर से हूँ मैं, तो कल्चर हमारा जो लाहौरी कल्चर एक लाउड, ब्राइट, फैसिनेटिंग, ख़ास तौर पे पसंद आती थी। तो वहाँ से कलर्स की एक जर्नी शुरू हुई। एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली पूरा घर जो था वो साइंसेस में था, सब साइंस पढ़ रहे थे, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था। तो जब मेरी बारी आई कि मैंने आर्ट स्कूल जाना है, तो उस वक्त बिल्कुल इजाज़त नहीं मिली कि आर्ट करना है, मतलब वो तो घर बैठ के भी हो सकता है, उसके लिए स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है। यू वर वर्किंग विद द सेम गवर्नमेंट? मैं कंसल्टेंट थी, प्राइवेट कंसल्टेंट। क्राफ्ट्स पे हमने क्राफ्ट भी था, टूरिज़्म था बहुत। टूरिज़्म पे काम था। क्राफ्ट को मैं पर्सनली भी, मेरा बहुत पर्सनल इंटरेस्ट भी था, जिसे कह लें। बहुत क्राफ्ट है हमारे पास जो मर रहा है। और मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट था, जो मेरी मोहब्बत है, वो है सिरेमिक्स, पॉटरी। सो वो मुझे ले गई उस तरफ और एक्सप्लोर भी किया। और सिंध तो गढ़ है, जैसे कहते हैं हम, इनका हाला, नसरपुर, बिरछा आपकी टेक्सटाइल्स के लिए। तो वो बहुत 23 डिस्ट्रिक्ट जो थे वो एक्सप्लोर किए, वहाँ काम किया, देखा, समझा। आर्टिसंस, दुख भी बहुत हुआ देख के। आज भी होता है कि जो उनकी इज़्ज़त होनी चाहिए, जिस तरह वो काम करते हैं, जिस पैशन से, उसको कोई वैल्यू नहीं किया जाता उस तरह से। अगर हम दुनिया में देखते हैं कि जब हम क्राफ्ट्स की बात करते हैं और स्पेसिफिकली जब हम हैंडमेड जो क्राफ्ट्स हैं उनकी बात करते हैं, तो उनकी वर्थ कई गुना ज़्यादा होती है जो कि प्रिंटेड या मशीन जो प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल इस तरह से नहीं। जवाब उसके पहली वजह तो ये है कि हमारे यहाँ अपनी चीज़ की, आपको पता है, किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई बाहर से लाता है, फॉर एग्जांपल, हम अब बाहर से जब टी शर्ट्स वगैरह ख़रीदते हैं तो उन पर लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, वो हम ख़रीद लेंगे, लेकिन हम यहीं से गई हुई चीज़ की वो वैल्यू नहीं, हम अपनी चीज़ को नहीं एंडोर्स करेंगे। हम अनफॉर्चुनेटली ब्रांड्स और वो सब कुछ बाहर वालों को देखेंगे, वही क्राफ्ट के साथ भी है। मेरा ख्याल है 1% भी लोग नहीं होंगे, बहुत कम, जिनको वैल्यू का पता होगा कि हैंडमेड चीज़ के। अब ये मेरा मग है, फॉर एग्जांपल, ये अगर हम बाहर देखेंगे तो उनको पता होगा ये हैंडमेड है, ये हाथ से बना है, किस तरह बना, सब कुछ। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हमें कहा जाएगा कि जी इसकी, अगर ये फॉर एग्जांपल इसकी एक वैल्यू है 10 रुपये, तो कहेंगे कि जी 1 रुपये का तो हमें चाइना का मिल रहा है, जो इससे ज़्यादा बेहतर है। एज एन बेहतर, वो मशीन वाला काम है। तो देखिए, जब अवेयरनेस ही नहीं है, जब हमें पता ही नहीं क्राफ्ट क्या है, आपने क्राफ्ट को, आई थिंक अवेयरनेस के साथ परचेज पावर की भी बात। परचेज पावर एक अलग चीज़ है। पहली बात है अवेयरनेस, कि आपको जब पता ही नहीं है कि वो क्राफ्ट है क्या, तो आपके पास पैसे होंगे भी तो आप नहीं लेने जाएंगे ना। तो बीइंग अ ट्रेडिशनल आर्टिस्ट एंड बीइंग अ सेरेमिस्ट हम बात करें तो इट्स नॉट इजी। नथिंग इज ईजी एज वी से, बट इसमें बहुत पेशेंस चाहिए। मतलब आपने सारा काम करके भट्टी में लगा के रख दिए, वापस निकला है तो उसमें एक क्रैक आ गया, या कुछ हो गया, कोई गैस ऊपर नीचे हो गया आपकी ग्लेस, मतलब जब तक वो निकल नहीं आता तब तक आप बैठे इंतज़ार कर रहे हैं और आपको नहीं पता क्या हो रहा है। सो इट्स अ डिफ़िकल्ट मीडियम। सिरेमिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट मीडियम फॉर श्योर, देन अदर देन वाटर कलर्स और जो हमारे दूसरे वाले मीडियम्स है, वुड ऑल्सो। सिरेमिक्स मुझे लगता है कि सबसे सब्र सिखाता है, मुझे तो बहुत सब्र सिखाया इस प्रोफेशन ने, कि पेशेंस, कि किस तरह से, लेकिन वो नहीं है आजकल, हो ही नहीं सकता, उस तरह से हो नहीं सकता। प्लस मेहनत बहुत ज़्यादा है, हमारे पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हमारे पास क्लेंस नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े स्कूल्स हैं यहाँ पे जिनके पास पूरी डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं सिरेमिक्स, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, कि हमें और जाना चाहिए था, वो डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं सिरेमिक्स। सो अनफॉर्चुनेट। और ये सिर्फ सिरेमिक्स नहीं है, कोई भी हम ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म लेते हैं
तो अनफॉर्चुनेटली हम यही देख रहे हैं कि इट्स गोइंग टू बी एक्सटेंड, बिल्कुल फेडिंग जो है वो उस तरफ इसका एक प्रोसेस है और ख़त्म होती जा रही है, और कोई उसका जो है ना नहीं मिलती, कोई आपको वे आउट उस तरह से आपको दिखता नहीं है। जो मैरी पॉट्स का जो प्रोजेक्ट था तो इट वाज लाइक काइंड ऑफ रिवाइवल एज वेल, कि किस तरह आप जो है उसका फ्यूजन कर सकते हैं आज के डिज़ाइन के साथ और उसको दोबारा से ला सकते हैं। बिल्कुल मैरी पॉट से पहले मैं वही आपकी आखिरी बात कि जब तक हम में से कोई उठ के उस क्राफ्ट को ज़िंदा नहीं रखेगा वो मरता जाएगा और मर जाएगा। मतलब हमें मैरी पॉट्स भी इसी तरह आया। आई वॉन्टेड टू डू इट मैनी ईयर्स अगो, शायद वो इस वक्त पे आना था, राइट इन कोविड आई लॉन्च्ड, एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो रिस्पॉन्स है जिससे, और अभी भी आता है। लेकिन वही बात है कि कंटेम्प्रेरी और ट्रेडिशनल को मिक्स किया, लेकिन इन अ वे कि उसकी खूबसूरती ना ख़राब हो, कि जो काशीकारी एक जहाँ से शुरुआत हुई है वो वहीं है एलिमेंट। कोबाल्ट कलर हमारा वहीं है, जो मेन हम काशी का कलर है, टर्कोइज वहीं है, उसके बाद हम बाकी कलर्स लेके आए। सो मैरी पॉट्स इसीलिए आया, लेकिन वही जिस तरह मैं फिर कहूँगी कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ द कंट्री सिचुएशन ऑल्सो। हम जो गैस लिया करते थे 100-150 की, अब 400 की है। और मतलब आप वही बात है कि कितना कोई आपको पैसे दे सकता है। एट सम एक्सटेंट जो हमारा क्राफ्ट्समैन है वो इसमें सफ़र इस वजह से करता है कि उसकी वो सेलिंग स्किल्स नहीं है, उसकी वो कैपेसिटी नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन दैट कि जो बेचने वाला जो है वो उसको मिडल मैन जो है वो की ज़्यादा कीमत में उसको बेचता है, और क्राफ्ट्समैन को जो है उसका शायद 1% भी उसको नहीं मिलता, तो वो तो डिस्करेज ही होगा इस तरह से। एब्सोल्युटली। और जब तक हमारा क्राफ्ट्समैन ही ना उठेगा, वो उठ के नहीं कहेगा कि आई वांट टू, फिर लोग उनको मिडल मैन ही मिलेंगे, और मिडल मैन फिर जो भी उनके साथ करेगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग इट डायरेक्टली, आई हैव अ टीम जिससे हम काम करें, हमारा मिडल मैन नहीं, हम डायरेक्टली, तब हम उनको अपने क्राफ्ट्समैन को देते हैं जो वो मांगते हैं हमसे। लेकिन ये नहीं हो रहा, इस तरह नहीं हो रहा। वो ये रहा है कि देखें एक बिजनेसमैन आया, आप उसने आके क्राफ्ट उठाया, उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया, या उसको, अब वो बिजनेसमैन है। एक बिजनेसमैन और एक क्राफ्ट्समैन में फ़र्क है। वो अपना सिर्फ बिजनेस का देख रहा है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे चलेगा कि आप उसमें वो क्राफ्ट डाई हो रहा है। फिर से अगर आपने क्राफ्ट को ज़िंदा रखना है तो उसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ एथिक्स हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम, अब मैरी पॉट्स में बहुत सारा कुछ है जो हम नहीं कर सकते। बहुत सारी फरमाइशें हमें आती हैं, बहुत सारी आस्क होती है जो हम नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें हम उतना करना चाहते हैं कि वो क्राफ्ट जिंदा रहे, जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी ऑथेंटिसिटी है। तो डू यू थिंक कि जिस तरह आपका इनिशिएटिव है, मैंने इस तरह के कुछ और भी इनिशिएटिव्स देखे, तो इज़ इट लाइक कि स्ट्रगल है इसके अंदर, या डू यू थिंक कि इसमें देयर इज़ अ होप? देयर इज़ होप। होप तो है, तभी तो ज़िंदगी है। आई बिलीव देयर इज़ होप इफ़ यू वर्क हार्ड। आई फील कि अल्लाह मियाँ रास्ते निकालते जाते हैं, आपके खुद ही बनाते जाते हैं। इफ़ यू हैव दैट इंटेंशन, राइट इंटेंशन, आपकी हार्ड वर्क एंड तवक्कल, जैसे परसेवरेंस, कि आप चलते जाएं तो रास्ते निकलेंगे। लेकिन बहुत पेशेंस चाहिए, मतलब उसमें हम फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते। बहुत कुछ बीच में आएगा तो उस कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन देयर इज़ होप ऑफ कोर्स। अब मैं देख रही हूँ बहुत लोग, मैं क्लासेस करवाती हूँ, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं एंड अमेजिंग, मतलब उनकी एक और किस्म का इंथ्यूजियाज़म है, लेकिन वो डाई हो जाते हैं उस वर्कशॉप के बाद। बट उसमें निकलता भी है कि दे टर्न टू अंडरस्टैंड। क्या वजह है डाई क्यों हो जाता? क्योंकि डिफ़िकल्ट क्राफ्ट है ये वाला। मतलब जब वो एक प्लेट बनाते हैं तो वो कहते हैं क्या मतलब हम 4 दिन पेंट करते रहेंगे, मतलब ये अब ये पहले ये प्रोसेस होगा, ये होगा, इतनी मुश्किल से बनती है। व्हेन दे सी द प्रोसेस। इसी तरह कोई क्राफ्ट आसान नहीं है। एनी क्राफ्ट यू पिक इट अप, यू हैव टू पुट योर हार्ट एंड सोल।